Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जन्म स्टार्ट किए और उस चैप्टर में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कुछ पॉइंट आपको याद रखना उस क्लास का। विशेषकर मैं उस पॉइंट को फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट था, मैंने कहा था कि जैसे ही कोई ह्यूमन के बारे में बात करता है तो हम आप सबके दिमाग में ये बात रन करेगा कि ह्यूमन है यानी लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग है तो आपको बताया था कि लिविंग बीइंग यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकता है और उभयलिंगी या द्विलिंगी भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे सजीव हैं जो एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल है। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया है कि एक लिंगी का मतलब है जो मेल और फीमेल ऑर्गेन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अलग अलग इंडिविजुअल में, अलग अलग जीव में पाए जाते। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ह्यूमन इज ये यूनिसेक्सुअल एनिमल। तो हम लोग एक लिंगी है, एक लिंगी जैसे ही कहा यानी मेल सेक्स ऑर्गन अलग जीव में और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग जीव। क्लियर? जो ये दूसरा पॉइंट आपको कहा था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यदि आपको याद हो तो उस पॉइंट में मैंने कहा था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है? लैंगिक द्विरूपता, इसी को मैंने समझाया था, लैंगिक द्विरूपता। देखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म समझाते हुए मैंने आपको कहा था कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि भाई जो मेल और फीमेल होंगे वो आप फिजिकल या अपीयरेंस ऊपर से देख करके ही, बाहर रूप से देख कर ही ये पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है? तो अपीयरेंस देख करके पहले तो ये दोनों टर्म एकदम याद रखना है आपको। उसके बाद अब क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। अब जो ह्यूमन बीइंग है इसके रिप्रोडक्ट, तो ये दोनों पॉइंट एकदम याद रखना है, यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब आगे बढ़ते हैं कि जो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो जो ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसी को नर प्रजनन तंत्र कहते हैं, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा प्रजनन। ठीक है? तो ये दो भाग में हम बांट के अध्ययन कर सकते हैं, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? तो हम बारी बारी से पहले हम नर प्रजनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर मादा प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इज इट क्लियर? अब टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको बताया था कि तंत्र कहते हैं कि जब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर के एक साथ कोई फंक्शन को परफॉर्म करता है तो वही सिस्टम होता है। तो नर में जनन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं। हम बारी बारी से सबका नाम देख लेते हैं और आज की क्लास में मैं आपको कौन ऑर्गन कहां पे पाया जा रहा है, उसका लोकेशन क्या है, वही समझाने का प्रयास करूंगा।
ठीक है। तो नर प्रजनन तंत्र में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, या इसी को कहा जाता है वृषण। क्या? टेस्टिस या वृषण। जो दूसरा ऑर्गन है उसको कहते हैं इपीडी डायमिस। क्या नाम है? इपीडी डायमिस। अभी मैं सबका लोकेशन कहां कहां होता है मैं आपको समझा रहा हूं, पहले नाम देख लीजिए। जो तीसरा ऑर्गन है उसको कहते हैं वासा डिफरेंस, या इसी को हम लोग शुक्रवाहिका भी कहते हैं, शुक्रवाहिनी भी कहते हैं, भाषा डिफरेंस। नेक्स्ट वन भाषा डिफरेंस। उसके बाद यूरेथ्रा या मूत्रमा, यूरेथ्रा या मूत्र। उसके बाद ये सब, उसके बाद नेक्स्ट है सेवाइनल वेसाइकल, या इसी को हम लोग शुक्राशय क्या कहते हैं? सेवाइनल वेसाइकल्स या शुक्राशय। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या नाम है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। मैं हिंदी में कॉपर्स लिख दे रहा हूं, कॉपर्स ग्रंथि, या इसी को क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कह ले, या इसी को कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिस, जिसको हम लोग सीसम कहते हैं, और लास्ट वन स्क्रोटम, या इसी को वृषण कोष्ठक। तो ये कुछ जो ऑर्गन है जो नर प्रजनन तंत्र में इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनका नाम याद रखना है। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, भाषा डिफरेंस, यूरेथ्रा, सेवाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस और स्क्रोटम। हम लोग जो ये ऑर्गन है, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जितना भी जनन अंग है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, और वैसे जनन अंग को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं जहां युग्मक का निर्माण होता है। और दूसरा था द्वितीयक लैंगिक अंग या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जहां युग्मक का निर्माण नहीं होता बल्कि वो युग्मक को पोषण प्रदान करता है, एकत्र होने में मदद करता है, निषेचन में मदद करता है। ठीक है, मैंने वहां उदाहरण भी आपको दिया। और यहां पर आपको सबसे पहले कोई आपसे पूछ सकता है कि इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है। तो देखिए ये टेस्टिस सब लोग जानते हैं, आगे मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा कि टेस्टिस ही वो जगह है, टेस्टिस ही वो प्लेस है जहां पे शुक्राणु का या स्पर्म का निर्माण या युग्मक का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी ऑर्गन। कौन ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और चाहे वो एपिडिडाइमिस हो, भाषा डिफरेंस हो, यूरेथ्रा हो, सेमाइनल वेसाइकल्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो, पेनिस हो, स्क्रोटम हो, these all are the secondary sex organ। क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहां पर गैमेट का निर्माण नहीं होता।
ठीक है। ये किस काम में मदद करते हैं? तो गैमेट को कहीं कोई एकत्र होने में मदद करते हैं, कोई निषेचन में मदद करते हैं। तो आपको एकदम याद रखना है। और ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उसके लास्ट में आपको ये ऐसे 2 कॉलम बना लेना है, इधर प्राइमरी ऑर्गन, इधर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इधर प्राइमरी ऑर्गन और इधर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है उसका नाम लिखना है, और ये भी कि 1 है या 2 है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि टेस्टिस कितना पाया जाता है, एपिडिडाइडमिस कितना है, भाषा डिफरेंस कितना है। तो आपको इधर लिखना है, वो आपसे पूछ दे, ऊपर में आपको हेडिंग बना लेना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे हेडिंग बना लेना। और 2 कैटेगरी में, सबसे लास्ट में जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है उसके नीचे में एक तरफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये होमवर्क रहा कि आप इसको क्लियरिफाई कर लेंगे कि जैसे ये टेस्टिस, बाकी सब क्या हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और ब्रैकेट में जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे टेस्टिस, इधर लिख देंगे नंबर, कैसा है तो ये 1 पेयर पाया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यूरेथ्रा बाय द वे, तो यूरेथ्रा 1 पाया जाता है, डैश देकर के आप ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये आपका होमवर्क रहा। अब देखते हैं कि टेस्टिस किधर कहां पाया जाता है, टेस्टिस किसको कहते हैं, एपिडिडाइडमिस किसको कहते हैं, ये बारी बारी से देखिए। सुविधा के लिए और समय को बचाने के लिए मैंने ये 2 फिगर पहले से बना रखा है। आप एग्जाम में कोई ये फिगर भी बना सकते हैं, ये फिगर भी बना सकते हैं, मैंने दोनों बना रखा है कि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो पहले इसी फिगर पे बात करते हैं कि कौन सा सेक्स ऑर्गन कहां पे पाया जाता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग है मनुष्य का, उसको कहते हैं टेस्टिस या कहते हैं वृषण। तो देखिए ये जो है इसी को हम कहते हैं टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस, या इसी को कहते हैं वृषण। और इसकी मनुष्य में संख्या होती है 2। क्या होता है? टेस्टिस की संख्या कितना है? 2 होता है। ठीक है, ये टेस्टिस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। इंटरेस्ट इसके बारे में, मैं टेस्टिस के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, कुछ बात अभी मैं बता दे रहा हूं। इसके बारे में विस्तार से, इसका हिस्टोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, इसका आंतरिक संरचना के बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी आपको लोकेशन जान लेना और प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो हम आप कोई भी टेस्टिस, ये वृषण है जो हमारा पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन कहते हैं, इस श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं, कमर के ये नीचे का क्षेत्र, तो श्रोणी क्षेत्र में ये स्थित होता है। और ये हमारे उदर गुहा के बाहर होता है। देखिए ये हमारा एब्डोमेन है, और एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में क्या एक थैली होती है ये, और इसी थैली को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम या शुक्राशय। तो टेस्टिस का लोकेशन कहां हुआ? तो ये हमारे पेल्विक रीजन में, दोनों जो हमारा हिंडलिम है, दोनों जो पैर है उसके बीच में पेल्विक रीजन में एक थैले में, एक थैलीनुमा संरचना में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, में बंद रहता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। कितना हुआ? 2। तो अभी बस इतना जानना, फिर टेस्टिस के बारे में विस्तार से जाने। अब कोई आपसे ये पूछ सकता है कि टेस्टिस बाहर क्यों रहता है? तो देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि टेस्टिस शरीर से बाहर रहता है। इसलिए बाहर रहता है क्योंकि जो हमारा जो स्पर्म है या शुक्राणु जनन होने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पे शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं होगी, शुक्राणु सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये हमारे उदर गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक थैली में स्थित होता है, जहां पर की टेम्परेचर हमारे शारीरिक तापक्रम से 2 से 4 डिग्री कम होता है। और तो ये एक पाउच होता है। अब ऐसा बात नहीं है कि हर में टेस्टिस बाहर ही होता है। आपने अगर एलिफेंट या हाथी देखा, व्हेल देखा, तो इन दोनों में टेस्टिस शरीर के अंदर ही होता है। और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए कि जो चमगादड़ है, जो बैट है, उसमें टेस्टिस शरीर के अंदर ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ, और लेकिन जिस समय जनन क्रिया करना होता है वो टेस्टिस से बाहर चला जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि हम लोगों में टेस्टिस कहाँ? उदर गुहा से बाहर श्रोणी क्षेत्र में, दोनों पैरों के बीच एक थैली
जिसे हम स्क्रोटम या शुक्राशय कहते हैं, में पाया जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, अभी बस लोकेशन जान लेना है। और जो इंटरेस्टिंग बात हुआ कि हम लोग, हाँ एक बात, अगर कोई पूछ दे कि क्या टेस्टिस मनुष्य में हमेशा बाहर ही रहता है, तो देखिए जब हम गर्भ में होते हैं तो ये 8 महीना के पहले, मैंने 8 महीना के बाद ही हमारे एब्डोमिनल कैविटी से वो बाहर आता है। 8 महीना के पहले ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही हम लोगों में रहता है, लेकिन जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 8 महीना होता है, ये बाहर आ जाता है। बाहर आने का कारण बताया कि यदि अगर ये टेस्टिस अंदर रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन का कार्य नहीं। तो सबसे पहले लोकेशन जान लेना है, पहला कहां पर है, तो पेल्विक रीजन में है, और इसकी संख्या कितनी है? 2 है, और जिस थैली में बंद है उसको कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, यहां पर इसी फिगर को मैंने यहां पर थोड़ा खोल करके दिखाया है कि आप आसानी से समझ सके। देखिए ये दोनों क्या है? टेस्टिस है या इसी फिगर को जरा ओपन करके कि आप आसानी से इसको समझ सके, मैंने दिखाया है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात और याद रखना है, नहीं तो मैं टेस्टिस और डिस्कस करूंगा तो वहां बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले आपको टेस्टिस का लोकेशन समझ लेना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जो ये दूसरा है जिसको हम इपिडिडाइडमिस कहते हैं, तो ये इपिडाइडमिस नाम की जो ये संरचना, ये कहां पाया जाता है? तो देखिए ये टेस्टिस की संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, थैली का नाम क्या होता है? स्क्रोटम या ब्रेसट कोष। तो ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस, इस टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड में, पिछले साइड में जब आप देखेंगे ऊपर से ही, अगर आप उसको महसूस करेंगे तो पीछे में एक मांस का लोथरा जैसा, यहाँ एक मांस का लोथरा होता है टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड में, पिछले रीजन में। तो जो ये खुला हुआ भाग है, इसी को कहते हैं इपिडिडाइडमिस। क्या नाम है? इपिडिडाइडमिस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इपिडिडाइडमिस। ठीक है, ये वास्तव में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक नली है। वास्तव में ये 6 से 7 मीटर लंबा होता है और काफी क्वाइल होता है। इसके बारे में और विस्तार से हम लोग बात करेंगे, अभी बस लोकेशन बता रहा हूं कि कहां पे पाया जाता है। तो टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड में ये काफी क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, और बाकी चर्चा हम जब इपिडिडाइडमिस पढ़ाएंगे तो आपको करेंगे। ठीक है, तो इपिडिडाइडमिस, ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस, तो इपिडिडाइडमिस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और देखिए यहां पर ही जो इसी को कहते हैं इपिडिडाइडमिस। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। आई होप क्लियर होगा। इज इट क्लियर ना? ठीक है, तो इपिडिडाइडमिस, बस लोकेशन पहले समझ लेना। ये जो तीसरा है जिसको हम भाषा डिफरेंस, इसको डक्टस डिफरेंशिया भी कहते हैं, हिंदी में शुक्र वाहिका भी कहते हैं। तो ये जो शुक्र वाहिका है या भाषा डिफरेंस है, ये ठीक है। तो यहां पर इस फिगर से देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो टेस्टिस, जो ये इपिडिडाइडमिस के नीचे वाले भाग से जो एक नली नुमा संरचना निकला है, इसी को हम कहते हैं भाषा। क्या नाम है? भाषा। यहां से देखिए, यहां निकला है, तो यहां भी आप दिखा सकते हैं। ये क्या है? भाषा डिफरेंस। ठीक है, इपिडाइडमिस के सबसे नीचे वाले साइड से ये भाषा। अभी बस इतना जानना है कि इसको कहते हैं, नाम ही है शुक्रवाहिनी। शुक्र माने स्पर्म, जो शुक्राणु को ढोने का कार्य करता है, उसी को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। तो देखिए शुक्रवाहिनी इपिडिडाइडमिस की संख्या कितना होगा भाई? यहां लिख दे रहा 2। भाषा डिफरेंस कितना होगा? देखिए 2, एक इधर और एक इधर, इधर वाले टेस्टिस से भी, दायां साइड से भी और बायां साइड से भी, माने दोनों टेस्टिस से इपिडिडाइडमिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, तो एक इधर से, और क्या है ये जो भाषा डिफरेंस है, देखिए ये क्या है? ये वास्तव में यूरिनरी ब्लड है। यूरिनरी ब्लड, या इसी को हम लोग मूत्राशय,
ठीक है। तो जो इसका जो पोजीशन होता है, देखिए ये और ये क्या है, तो ये है यूरेटर, माने जो किडनी से आकर के यहाँ पे जो नली निकले इसी को यूरेटर, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। देखिए एक फंदेनुमा संरचना के अनुसार हमारे यूरेटर के जस्ट ऊपर ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये स्थित है। देखिए ये भाषा डिफरेंस आगे की ओर बढ़ा है और इसका जो सबसे आगे वाला जो सिरा है वो थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा स्वेलन एरिया है ना, यहाँ पर देखिए मैंने बताया यहाँ भी थोड़ा स्वेलन एरिया है। इस स्वेलन एरिया को हम कहते हैं एम्पुला। क्या नाम है? एम्पुला। आगे देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। तो एम्पुला की संख्या भी कितनी होगी भाई? 2, ठीक है। तो सबसे डिस्टल पार्ट जो भाषा डिफरेंस का होता है थोड़ा फूल जाता है, उसको हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्पुला। और ये स्पर्म को आगे देखेंगे प्रेस्टेसिस मोशन या क्रमानुकुंचन में मदद करता है ये एम्पुला। तो भाषा डिफरेंस यहाँ भी देखिए, जो यहाँ निकल रहा है, देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है? भाषा भाषा डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये बात भाषा डिफरेंस भी कहाँ होता है, सूत्रवाहिका कहाँ है, आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पर है। तो एपिडाइडमिस के सबसे पिछले सिरे से एक पतली नली निकलती है जो आगे की ओर स्पर्म को ले जाने का कार्य करता है। इसी को हम कहते हैं भाषा डिफरेंस। संख्या कितना है? 2। काम क्या है आगे हम देखेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग, ठीक है। तो ये देखिए ये नली, ये पूरा यहाँ से यहाँ जो एक नली है, यहाँ से वहाँ ये नली है, इसी को हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। इसकी संख्या कितना होगा भाई? तो 1। यूरेथ्रा या मूत्र। आप लोग को याद रखना है कि जो मेल में है उसमें यूरिन डिस्चार्ज के लिए भी और रिप्रोडक्टिव मटेरियल के डिस्चार्ज के लिए भी एक ही पैसेज होता है, जबकि फीमेल में यूरिन डिस्चार्ज के लिए अलग और रिप्रोडक्टिव मटेरियल के डिस्चार्ज के लिए अलग पैसेज होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वुमेन इज मोर डेवलप्ड देन मेल। फीमेल ज़्यादा डेवलप है वो मेल की अपेक्षा। तो वहां पे 2 अलग अलग है, यहाँ पर एक ही है मूत्र मार्ग और जहां से यह स्पर्म बाहर आता है, ठीक है। अब जो ये जो आप देखें ये तो प्राइमरी ऑर्गन हो गया और बीच में ये सब का सब क्या है? ये सब का सब डक्ट है, नालिका। अब जो है जब हम ऑर्गन को हम पढ़ रहे हैं तो इसको 2 भाग में भी बांटा जा सकता है। यहां से यहां आप देखिएगा तो ये वास्तव में क्या है? तो ये ग्लैंड है, ग्रंथि है। इसको हम सहायक ग्रंथि भी कहते हैं। क्या नाम? सहायक ग्रंथि या एसेसरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड के रूप में मेल में 3 गो ग्लैंड पाया जाता है। एक को कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स या शुक्राशय, दूसरे को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरे को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और तो हमको ये तीनों पहले ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं कि सेमाइनल वेसाइकल्स कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो ग्लैंड है, हाँ ये जो ग्लैंड है यहाँ देखिए एक पत्ती नुमा संरचना है। ये 2, इसी को हम कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या नाम है? सेमाइनल वेसाइकल या शुक्राशय, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल्स या शुक्राशय। इसकी संख्या भी कितनी है? तो इसकी संख्या भी 2 है, एक इधर और एक इधर। यही सेमाइनल वेसाइकल, जैसे ही वेसाइकल्स या जो मैंने कहा कि ये सब सहायक ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब है कि वो सिक्रीट करता है। तो इस सेमाइनल वेसाइकल से जो सिक्रीशन निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, उसको हम सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। और आगे आप देखेंगे कि सीमेन या वीर का लगभग 60 से 70% भाग इसी ग्रंथि से निकलने वाला मटेरियल बनाता है। यानी सेमाइनल फ्लूइड जो ये निकलता है वो वीर का, सीमेन का लगभग 60 to 70% भाग बनाता है। इसमें होता क्या है?
तो इसमें होता है फ्रुक्टोज होता है, वास्तव में और आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रुक्टोज शुगर होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। ये जो फ्रुक्टोज शुगर क्या करता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और प्रोस्टोग्लैंडिन क्या है, वो योनि में जब डिस्चार्ज होता है तो वो फीमेल के योनि को उसमें क्रमानुकुंचन, उसमें एक्साइटेशन उत्पन्न करता है, जिसके कारण स्पर्म तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। तो बस अभी तो और आगे हम बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल्स में। अभी आपको पोजीशन जानना है कि कहां पर है भाई। तो ये जस्ट यहाँ पे ये पत्ती नुमा जो ये संरचना है, इसी को हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, इससे जो फ्लूइड निकला उसको हम शुक्रिय द्रव या सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे वीर्य का मैक्सिमम भाग बनाता है। और इसी के नीचे ये देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्रंथि। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, आपने प्रोस्टेट का नाम सुना होगा। ये वास्तव में जो ऐसे नली है, इसके चारों तरफ ही रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये भी एक अम्लीय पदार्थ सिक्रीट करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम, बहुत सारा एंजाइम होता है यहाँ। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इतना ही नहीं, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं, कॉपुलेशन की क्रिया होती है, तो ये थोड़ा यूरेथ्रा को डायलेट कर जाता है, जिसके कारण 3 से 4 मिनट तक जो ये सीमेन है वहां पर होल्ड कर, जो ये यूरेथ्रल पैसेज है, ये इस नली के चारों ओर रहता है। ये लगभग 8 ग्राम के आसपास रहता है, इसका वेट होना चाहिए। इसी के बारे में आपने यदि सुना हो तो बुढ़ापे में जब इसका वेट बढ़ जाता है, तो जब ये वेट बढ़ जाएगा तो ये यहाँ पे दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण यूरिन डिस्चार्ज में प्रॉब्लम होता है। ये बुढ़ापे में ज़्यादा समस्या होती है। इसका वेट कितना बोला? 8 ग्राम। और इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। एक बात बस याद रखनी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्रंथि से अम्लीय पदार्थ का सिक्रेशन होता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये शुक्राणु को एक्टिवेट करने का भी काम करेगा। ठीक है, फिर इसके आगे इसी तरह प्रोस्टेट ग्रंथि से जस्ट नीचे 3-4 सेंटीमीटर नीचे एक जो ये मटर के दाने के समान जो ये संरचना देख रही है, इसी को हम कहते हैं कॉर्पस ग्लैंड। संख्या कितनी? संख्या होती है इसकी भी 2। कॉर्पस ग्लैंड कितना है? तो कॉर्पस ग्लैंड या इसी को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के विपरीत इस कॉर्पस ग्लैंड से क्षारीय पदार्थ का सिक्रेशन होता है। क्षारीय पदार्थ के सिक्रेशन होने से होता क्या है कि ये जब जो हमारा, मैं आपको अभी बता रहा था कि जो ये हम लोगों में मेल में यूरिन डिस्चार्ज के लिए, मूत्र को बाहर जाने के लिए और स्पर्म को बाहर जाने के लिए एक ही पैसेज होता है, जबकि महिलाओं में अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ यूरिन डिस्चार्ज के कारण 1-8 बूंद 2 बूंद इसमें इस पैसेज में रह गया, और अगर ये एसिडिक रह गया, ये पैसेज एसिडिक हो गया और स्पर्म जब पास करेगा तो स्पर्म पास करेगा तो स्पर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये नष्ट ना हो, इसीलिए यहाँ से कॉर्पस ग्लैंड से या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जिसके कारण उधर से एसिड और इधर से बेस, ये दोनों जब मिल जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और वो स्पर्म को गति प्रदान करने में या फिर आगे ले जाने में सहायक होता है। इसी कारण कॉर्पस ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है, ये कॉपुलेशन के समय इस पैसेज को भी चिकना बनाता है। चिकना बनाने से स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। तो ये कॉर्पस ग्लैंड या इसी को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। मैं यहाँ इस फिगर में भी आपका नामकरण कर दे रहा हूँ। देखिए, ये है सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है। नेक्स्ट है ये
इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कॉर्पस ग्लैंड। क्या? कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, तो दो बात कॉर्पस ग्लैंड से रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये पैसेज को भी चिकना बनाता है और बेसिक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, और यही तीनों है एसेसरी ग्लैंड। ये देखिए सहायक ग्रंथि, ये तीनों। एक बात और यहाँ पर एक बात याद रखना है, एक और नली होती है जिसको हम कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? एजाकुलेटरी डक्ट, या इसी को कहते हैं स्खलन नलिका। क्या कहते हैं? एजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। देखिए स्खलन नलिका का पोजीशन, देखिए ये बासा डिफरेंस का जो सबसे अगला सिरा है वो खुल जाता है, जिसको हम एम्पुला कहते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे। और इधर से भी एक एम्पुला आया, इधर से भी एक एम्पुला आया। देखिए इसी के जस्ट नीचे ये सेमाइनल वेसाइकल्स है, तो यहाँ से भी एक नली निकली, यहाँ से भी एक नली निकली। कहने का मतलब जो ये भाषा डिफरेंस से ये जो दो नली आया, और प्लस ये जो सेमाइनल वेसाइकल्स के दोनों तरफ से जो नली आया, और ये सब मिल करके ये दोनों, ये जो मिला, ये जो पैसेज का निर्माण किया, इसी पैसेज को हम कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे? एजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। कैसे निर्माण हुआ? यहाँ पर दोनों भाषा डिफरेंस की नली और इधर सेमाइनल वेसाइकल से आने वाली नली, ये सब मिलकर के एक ज्वाइंट हो जाता है, तो इसी भाग को हम कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते पेनिस का या सीसन के बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी इसको कहते हैं, बाह्य जननांग कहते हैं पेनिस। तो देखिए ये है पेनिस, ये लंबा जो दिख रहा है ये पेनिस है। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इस एब्डोमेन से, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक को रूट बोलते हैं, दूसरे को बॉडी बोलते हैं। ये जो रूट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले भाग से, पेल्विक रीजन में, ये बॉडी से जुटा हुआ रहता है, और आगे वाला हिस्सा फ्री है, आगे वाला हिस्सा पेंडुलम की तरह डोलते रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये पूरे को हम पेनिस कहते हैं या सीसन। इस सीसन के सबसे आगे वाला भाग जो होता है, ये जो सबसे आगे वाला भाग है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये एक स्किन से ढका हुआ है। इसको हम कहते हैं फोरस्किन या प्रीप्यूस। क्या कहते हैं? फोरस्किन या प्रीप्यूस। जो देखिए ये, और सीसन का सबसे जो आगे वाला भाग है वो काफी मुलायम होता है, उसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस या सीसन मोल्ड। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस या सीसन मोल्ड। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द मेल, या मेल का सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, और एक स्किन से जो ढका हुआ है उस स्किन को क्या कहे? फोरस्किन या प्रीप्यूस है। टर्म याद रखना है, प्रीप्यूस। ठीक है, या और ये जो यूरेथ्रा है, एक छिद्र के द्वारा जो बाहर खुलता है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस या मूत्र छिद्र। याद रखना है, यहाँ स्पर्म निकलने के लिए और मूत्र निकलने के लिए दोनों छिद्र एक ही। ठीक है, और पेनिस का कोई कार्य क्या है? तो ये स्पर्म को कॉपुलेशन या संभोग के समय फीमेल जेनाइटेलिया में पहुंचाने का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्क्रोटम। आपको शुरू में ही आपको बताया था कि वृषण एक थैली में बंद होता है, उसी थैली को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि बायोलॉजी में फिगर याद रखना है। आपको बार बार कहा है कि बायोलॉजी रटना नहीं है, समझना है। यदि ये फिगर याद है तो बाकी बात ही बनाना है, उसके बारे में बस दो लाइन लिखते चला जाना। क्योंकि जब मैं ये बात पढ़ाऊंगा तो सब के बारे में, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस की आंतरिक संरचना कैसे होती है, वहां पे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ये सब बात काफी विस्तार से मैं बारी से बताऊंगा। ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके हायर सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट नोट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, और नीट से भी क्वेश्चन बड़ा है। तो आप लोग को हर टर्म से परिचय कराता जाऊंगा। तो आई होप कि इट्स लोकेशन कि कौन ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस जगह है ह्यूमन में, आपको याद होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।